चैनलों ने हमारे ऑपरेशन की पूरी मूवमेंट बताना शुरू कर दी कि बीकानेर हवाई अड्डे से जहाज उड़ जा रहे हैं, आगरा से उड़े हैं, कि श्रीनगर हवाई अड्डे से, कि ग्वालियर के महाराजपुरा एयरबेस से। तो आप क्या दुश्मनों को इत्तला कर रहे थे? आप दुश्मन की फौज को, उसके एयर डिफेंस सिस्टम को सूचना दे रहे थे कि श्रीनगर से हवाई जहाज उड़ चुके हैं, अलर्ट हो जाओ। ये राष्ट्रद्रोह है, ये देश के साथ अपराध है, इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। बोलता हिंदुस्तान के हमारे दर्शक सुन लें, जिन लोगों ने कल पूरी रात टीवी चैनल देखे हैं, उन्होंने पूरी रात कल झूठ के समंदर में डुबकियां लगाई हैं। बोलता हिंदुस्तान में तमाम दर्शकों का स्वागत है। पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव है और तनाव की स्थिति हर एक घटना के साथ, हर एक हमले, हर एक सायरन के साथ बढ़ती जा रही है। तनाव बढ़ रहा है, जहनी तनाव बढ़ रहा है, साथ ही जमीन पर जो हमले हो रहे हैं उससे नुकसान भी हो। लेकिन एक नुकसान हो रहा है मीडिया के जरिए। वो नुकसान ऐसा है कि जो हर घर तक पहुंच रहा है। जिस शहर में सायरन नहीं भी बज रहा है, जो शहर किसी भी हमले की जद से बहुत दूर है, वहां पर भी घरों में वो तनाव हमें देखने को मिल रहा है जो बॉर्डर पर। गैर जिम्मेदार रिपोर्टिंग क्या होती है पिछले 2 दिनों में, ये हमें देखने को मिला। क्या होती है फर्जी खबर और क्या होती है फर्जी खबर की पीछे टीआरपी का खेल और उसका असर क्या होता है, ये हमें देखने को मिला। भारतीय मीडिया इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो गया? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक है, इनके साथ चर्चा करेंगे। राकेश जी, स्वागत है आपका। राकेश जी, क्या भारतीय मीडिया एक क्रिकेट कमेंट्री और एक वॉर में, एक युद्ध में फर्क नहीं कर पा रहा है? देखिए शाकर, ये कोई कल की बात नहीं है। पिछले 10 सालों में खास तौर से भारतीय मीडिया का जो पतन हुआ है, उसने पतन की सारी सीमाएं पार कर दी। इतनी गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग, इतनी लापरवाही, इतना सत्ता का गुणगान मीडिया अब तक करता रहा है कि जिसकी दूसरी मिसाल दुनिया में नहीं मिल सकती। अब तक तो चल गया, ठीक है, शांति काल में शाकिर जी आप कुछ भी कर सकते हैं। आप सरकार के कसीदे गाड़े हैं, प्रधानमंत्री को नॉन बायोलॉजिकल बताएं, उन्हें अवतार मान लें, विश्व गुरु मान लें, सब चलेगा। लेकिन युद्ध काल सामान्य परिस्थितियां नहीं होती। यद्यपि युद्ध काल में थोड़ा सा संशोधित करना चाहता हूं, युद्ध जैसे हालात, युद्ध जैसा काल, अभी औपचारिक रूप से युद्ध शुरू नहीं हुआ है। तो ऐसे हालात में मीडिया की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन हमारे मीडिया ने क्या किया, खासतौर से नोएडा मीडिया ने, जो तथाकथित रूप से मुख्य धारा का मीडिया कहलाता है, उसने शाकिर जी कल पूरी रात जितनी खबरें दिखाई हैं, आज सवेरा होते होते उनमें से 99% खबरें बेबुनियाद, निराधार, झूठी साबित हो चुकी हैं। चाहे ड्रोन और मिसाइलों के गिराने की बात हो, उनकी संख्या हो, चाहे आईएनएस विक्रांत के रवाना होने, उस पर से एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ होने की हो, कराची बंदरगाह कब्जा करना, इस्लामाबाद पर कब्जा, लाहौर पर तिरंगा, कल पूरी रात में जैसे पाकिस्तान नक्शे से मिट ही गया। इनमें से एक भी खबर सही नहीं, एक भी। मैं फिर दोहरा रहा हूं, बोलता हिंदुस्तान के हमारे दर्शक सुन लें, जिन लोगों ने कल पूरी रात टीवी चैनल देखे हैं, उन्होंने पूरी रात कल झूठ के समंदर में डुबकियां लगाई हैं। ये जो नोएडा मीडिया है, लश्कर ए नोएडा जो है, ये जो गिद्ध मीडिया है, ये जो नफरती मीडिया है, इसने आपको और देश को धोखे में डाल दिया कल। और युद्ध जैसे हालात में ये इसलिए और ज्यादा गंभीर है कि इस तरह की रिपोर्टिंग करते समय जब चैनलों ने हमारे ऑपरेशन की पूरी मूवमेंट बताना शुरू कर दी कि बीकानेर हवाई अड्डे से जहाज उड़ जा रहे हैं, आगरा से उड़े हैं, कि श्रीनगर हवाई अड्डे से, कि ग्वालियर के महाराजपुरा एयरबेस से। तो आप क्या दुश्मनों को इत्तला कर रहे थे? आप दुश्मन की फौज को, उसके एयर डिफेंस सिस्टम को सूचना दे रहे थे कि श्रीनगर से हवाई जहाज उड़ चुके हैं, अलर्ट हो जाओ। ये राष्ट्रद्रोह है, ये देश के साथ अपराध है, इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए।
इस नोएडा मीडिया ने कल जो कुछ किया है वो बेशर्मी की पराकाष्ठा है। देश की सरकार, देश की सेना इस वक्त जब देश की लड़ाई लड़ रही है, पूरा देश एकजुट है, पूरा देश सरकार और सेना के साथ है, पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। ऐसे में ये जो हरकत है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। कायदे से तो इन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। सरकार को, सूचना प्रसारण मंत्रालय को ऐसे चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार कर रही है समानांतर मीडिया की जो जनता की आवाज है उनका गला घोंट रही है। पहले एक यूट्यूब चैनल बंद हुआ, फिर एक और पत्रकार साथी का चैनल बंद कर दिया गया, और आज की ताजा खबर ये है कि द वायर जैसी निष्पक्ष न्यूज एजेंसी को, उनकी वेबसाइट को सरकार ने बंद करा दिया। तो इस वक्त सरकार की भी परीक्षा है कि वो किन लोगों के सिर पर हाथ रखे हुए है और किन का गला घोंट रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये युद्ध जैसे हालात हैं, इसमें मीडिया की जिम्मेदारी और ज्यादा बड़ी हो जाती है। हमें बहुत एहतियात से सूचनाएं साझा करना चाहिए। सरकार की जो एजेंसी है या सेना के जो प्रवक्ता हैं, सेना हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, औपचारिक रूप से जानकारी दे रही है, अधिकृत जानकारी दे रही है, वीडियो फुटेज जारी कर रही है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, विदेश सचिव है, इन सब ने जो जानकारी दी है उनका उपयोग करें। आपके कौन से सूत्र थे जिन्होंने बता दिया इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया है भारत का, कराची पर कब्जा हो गया है? फेक वीडियोस, वीडियो गेम्स, एआई से बनाए गए वीडियोस, फेक तस्वीरें। जो आईएनएस विक्रांत की फोटो है शाकिर, वो 2023 के युद्धाभ्यास की तस्वीर है। उसका कोई लेना देना नहीं कल के मूवमेंट से। कोई तस्वीर सीरिया की है, कोई फिलिस्तीन की, कोई गाजा पट्टी की, कोई मुंबई में धारावी में सिलेंडरों में विस्फोट हुआ था, उसे बता दिया बहावलपुर में आग लगी है हमारे हमले के बाद। ये देश हित नहीं है, ये देश के खिलाफ काम है। इनको सजा मिलनी चाहिए। जी शाकिर। बिल्कुल, सवाल ये है राकेश जी, जिसका आपने भी जिक्र किया, सजा देगा कौन? बार बार वही तमाम चीजें ये मीडिया कर रहा है, जिसको लेकर एडवाइजरी सरकार जारी कर रही है, बता रही है कि क्या नहीं करना है आपको। नोएडा का मीडिया वही कर रहा है जो मना किया जा रहा है। बिल्कुल। सजा कौन दे? चिप एंकर से लेकर इस देश के अपने आप को सबसे बड़े वॉर रिपोर्टर समझने वाले एंकर तक, जो कभी इजराइल जा रहे थे, कभी लेबनान जा रहे थे, कभी अफगानिस्तान जा रहे थे, वो तमाम लोग इस गुनाह में शामिल। आप देखिए कि एक टीवी चैनल का रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा है कि सायरन बज गया है, हमला हो सकता है, लाइटें ऑफ है, ब्लैकआउट की खबर दे रहा है, उसके कैमरा जो उसके सामने लगा है उसकी लाइट जल रही है। लाइट जल रही है। ये किस तरह की रिपोर्टिंग है और कितनी संवेदनशील रिपोर्टिंग है? क्या रिपोर्टिंग का जो तरीका है एक वॉर रिपोर्टर के लिहाज से, अलग अलग जो पहलू होते हैं हम भूल चुके हैं, हमें आता ही नहीं है। हमें तो सिर्फ वही आता है कि आप कहीं पर भी खड़े होकर, आप दिल्ली में खड़े हैं और आप मुंबई की जानकारी दे रहे हैं, जिसके अता पता आपको नहीं है, आप गूगल करते हैं, मोबाइल में देखते हैं और वही कैमरे पर बोल देते हैं, हो गई रिपोर्टिंग। हिंदू मुसलमान करना है तो आप बहुत ज्यादा बोल सकते हैं, मंदिर मस्जिद का मसला है तो और ज्यादा आप अच्छे रिपोर्टर बन सकते हैं। हमें रिपोर्टिंग आती ही नहीं है, क्या ये अब मान लिया जाए? हमें ये कबूल कर लेना चाहिए कि हमें रिपोर्टिंग आती नहीं है, इसलिए हमसे हो नहीं पा रहा है ये काम। अब तो ये मानना ही पड़ेगा। देखिए, जो लोग ये कर रहे हैं वे दरअसल में पत्रकारिता के साथ भी तो द्रोह कर रहे हैं। वे देश के साथ, सरकार के साथ, सेना के साथ इस संकट काल में दगा कर रहे हैं। पर उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि वे पत्रकारिता के साथ धोखा कर रहे हैं। ये पत्रकारिता नहीं है। सरकार की ठकुर सुहाती झूठी सूचनाएं, नफरती सूचनाएं। जैसे वो एक उदाहरण के लिए देख लीजिए, एक वो मुस्लिम शिक्षक कश्मीर में जिसकी मौत जी। हुई शैलेंद्र में, उसे आतंकवादी बता दिया। वो बिल्कुल बेगुनाह सम्मानित व्यक्ति जो बाकायदा स्कूल में, मदरसे में टीचर था, उसके परिवार के लोगों का बयान सुन लीजिए। कितनी पीड़ा, कितना दुख है। एक बेकसूर आदमी को आप दहशतगर्द बता रहे हैं। वो अजहर मसूद के परिवार का एक पोस्टर बना दिया कि उसका कोई भतीजा या भाई मारा गया। वो जो उसमें जो तस्वीर लगी है, बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है, वो तस्वीर अफगानिस्तान के किसी कमांडर की, और वो 2012-13 में मर चुका है, उसकी फोटो लगा दी। मैं बड़ी विनम्रता से शाकिर एक जानकारी देना चाहता हूँ। आपने पूछा ना वॉर रिपोर्टिंग हमें आती ही नहीं है। ये सच्चाई है कि जो वॉर रिपोर्टिंग है वो थोड़ी अलग चीज है। उसमें बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है।
मैं जो विनम्रता से बताना चाहता हूं वो ये है कि मैंने वॉर करस्पॉन्डेंस कोर्स किया है, रक्षा संवाददाता कोर्स मैंने किया है, डिफेंस करस्पॉन्डेंस कोर्स कहते हैं। वन कोर हेडक्वार्टर से 20 साल से ज्यादा हो गए, उससे पहले मैं कोर्स कर चुका हूं। मैंने कोसोवो में, युगोस्लाविया के विखंडन के बाद जो छोटे छोटे देश बने हैं, वहां सिविल वॉर की रिपोर्टिंग की है। यूएन मिशन चल रहा था, उसकी रिपोर्टिंग की है, हजारों किलोमीटर दूर जाकर। हमने जब वन कोर हेडक्वार्टर आगरा में कोर्स किया था, तो मोबिलाइजेशन, आर्मी कैसे मूव करती है, पूरी पूरी रात ट्रकों में बैठकर जाना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब हमको सिखाया गया था। लेकिन ये लोग जो इस वक्त सरहद पर जाकर नौटंकी कर रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं, ये पत्रकारिता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है झूठी खबरें दिखाना। देश ने युद्ध नहीं शुरू किया है। अब मैं उस विषय पर आता हूं जो मैंने शुरू में कहा था। शाकिर जी, अभी युद्ध नहीं शुरू हुआ है। भारत सरकार ने एक बार भी युद्ध शब्द का प्रयोग नहीं किया। रक्षा मंत्रालय की ओर से वो जो दोनों बहनें प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं हर दिन, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वे बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि हमने आतंकवादियों के ठिकाने पर हमला किया है, हमने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया है, हमने सिविल इलाकों में हमला नहीं किया है, हम आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। ये युद्ध नहीं है। युद्ध इनसे कहीं ज्यादा बड़ी चीज होती है। ये जो ऑपरेशन है, जब ये ऑपरेशन अलग अलग मोर्चों पर कई जगह शुरू हो जाते हैं, मान लीजिए अभी कश्मीर और इस सेक्टर में चल रहा है, फिर गुजरात बॉर्डर पर शुरू हो जाए, राजस्थान में शुरू हो जाए, यद्यपि हो गए शुरू ड्रोन हमले वगैरह, अभी हम उसका डिफेंसिव जवाब दे रहे हैं कि जम्मू पर मिसाइलें गिरी, हमने जवाबी तौर पर उनको नाकाम कर दिया, थोड़ा उस तरफ जाके भी हमले किए। लेकिन युद्ध नहीं है। युद्ध की औपचारिक घोषणा होगी, बाकायदा आपातकाल भी लग सकता है उसके लिए, तमाम सारे और नियम लागू होंगे। सरकार नागरिकों से, प्रशासन से, पुलिस से, सुरक्षा बलों से बहुत सारी दूसरी और चीजें करने के लिए कहेगा, आग्रह करेगा, निर्देश देगा, एडवाइजरी जारी की जाएगी। जब औपचारिक रूप से युद्ध का ऐलान होगा तब हम इसे युद्ध कहेंगे। अभी युद्ध नहीं है। यहां तक कि हमारे दर्शक जान लें, भारत ने आज की तारीख तक पाकिस्तान को शत्रु राष्ट्र घोषित नहीं किया है औपचारिक रूप से। करगिल के बाद कुछ समय के लिए हुआ था, तो भारत आज भी पाकिस्तान को शत्रु राष्ट्र वाली श्रेणी में नहीं रखे हुए हैं। हम सब लोग सरकार के साथ हैं, सेना के साथ हैं। आतंकवादियों की कमर तोड़ना चाहिए, पाकिस्तान को भी सबक सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि वो आतंकवादियों का, दहशतगर्दों का सरपरस्त है, उनका शरणदाता है, उनका पनाहगार है, उन्हें पनाह दे रहा है। लेकिन जब तक सरकार खुद ये कहे नहीं कि उसने युद्ध छेड़ दिया है, मीडिया को क्यों ऐसे ऐलान करने चाहिए? हमारी सेना ने, हमारी थल सेना ने अभी कोई लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं किया है, कोई सीमा पार नहीं की है। हमारे जो हवाई हमले भी हैं वो टारगेटेड हैं, टारगेट पर है। और सेना लगातार कह रही है कि हम इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों अधिकारी और विक्रम मिस्री जो विदेश सचिव है, वे कहते हैं हम इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते, हम इसको बढ़ाना नहीं चाहते। वो जब बढ़ेगा तब युद्ध बनेगा ना। अभी तो सिर्फ उतनी टारगेटेड कार्रवाई चल रही है। इसलिए मैं मान रहा हूं कि नोएडा मीडिया ने कल जो कुछ किया, और इससे पहले उस घटना के बाद से, पहलगाम की घटना के बाद से, हिंदू मुस्लिम करना, नफरत की खाई चौड़ी करना, युद्धोन्माद भड़काना, ये भी देश के साथ गद्दारी है। युद्ध जरूरी है, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जब सरकार इसका निर्णय ले तब। हमारे आपके भड़काने से, मीडिया के भड़काने से, युद्धोन्माद की चिंगारी को और तेज करने से सरकार अगर युद्ध में रत हो जाए तो ये गलत होगा। सरकार को अपने आधार पर, गुण दोष के आधार पर, सारी परिस्थितियों को देखकर अंतरराष्ट्रीय राजनय भी देखना पड़ेगा। इस वक्त दुनिया क्या कह रही है, अमेरिका और रूस क्या कर रहे हैं, चाइना पाकिस्तान की पीठ पर हाथ रखे बैठा है, पड़ोसी देशों के क्या हालात हैं, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, क्या ये हमारे साथ खड़े हैं? क्या रूस 1971 की तरह हमारे साथ खड़ा होगा? क्या अमेरिका पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा? ये सारी चीजें सोचने के बाद ही लड़ाई का निर्णय लिया जाएगा। और मैं फिर दोहरा दूं, पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं हमारे सामने, हमारी सेना के सामने टिके रहने की।
दुनिया की सबसे बड़ी तीसरे नंबर की थल सेना है हमारी। हमारी सेना बहुत समृद्ध है, आधुनिकतम हथियार है हमारे पास, गोला बारूद है, जहाज है, टैंक है, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, हमारे पास एटॉमिक हथियार है, न्यूक्लियर हथियार। यद्यपि उसकी बात नहीं करना चाहिए, किसी भी सूरत में परमाणु युद्ध नहीं होना चाहिए, और वो भी तब जब दोनों पड़ोसी देश परमाणु शक्ति संपन्न हो। पाकिस्तान और हमारे पास जो न्यूक्लियर पावर हेड हैं, जो परमाणु हथियार है, उनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, और कम भी हो पाकिस्तान के पास, तब भी कोई एक दूसरे पर परमाणु हथियार नहीं चलाएगा। पाकिस्तान में सिरफिरे लोग बैठे हैं, वहां किसी दिन कल तख्ता पलट हो जाए, सेना का कोई जनरल कमान संभाल ले और वो इस तरह का कोई आदेश दे दे, तो तबाही दोनों तरफ होगी। सर्वैटम्बम हमारे ऊपर गिरेगा और हम चुप बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। फिर हमें भी जवाब देना पड़ेगा। यद्यपि हमारी पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, हम सबसे पहले, दोनों में से हम अपनी तरफ से पहले परमाणु हथियार नहीं चलाएंगे, लेकिन अगर वो फेंक चला देगा तो हम चुप बैठे रहेंगे, ये मुमकिन नहीं है। परमाणु हथियार मूलतः प्रतिरोध का हथियार होता है, वेपन ऑफ डिटरेंट, सिर्फ रोकने के लिए कि तुम्हारे पास भी हथियार है, मेरे पास भी हथियार है, बस। जी। राकेश जी, नोएडा मीडिया के लिए क्या जंग फैंटेसी है? ये सायरन लगातार स्टूडियो में बजाकर और जो ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश की जा रही है, मजाक लग रहा है लोगों को कि मजाक हो रहा है कि सायरन क्या आप पीछे से साउंड दे दें, एक माहौल बना दें, कोई फिल्म चल रही है, कोई फिक्शन चल रहा है क्या? इतनी गैर जिम्मेदारी कि आप उस सायरन की आवाज को अपने स्टूडियो की ब्रेकिंग न्यूज के पीछे डाल रहे हैं, जिसकी आवाज को सुनने के बाद लोगों को अलर्ट होना है, लोगों को सुरक्षित जगहें ढूंढनी है। आप मजाक कर रहे हैं लोगों के साथ, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कल को अगर सही में कहीं सायरन बजता है, तो फिर कन्फ्यूजन किस हद तक बढ़ेगा? बिल्कुल। शायद नोएडा का मीडिया इस तमाम चीज़ों को ना सोच रहा है, ना समझ रहा है। और बड़े पढ़े-लिखे लोग हैं, पॉलिटिकली न जाने कितने रिपोर्टिंग कर चुके हैं, ना कितने घंटों की एंकरिंग करने वाले ये तमाम एंकर्स हैं। क्या ये एक बार भी वेरीफाई नहीं करते हैं कि वो किसी वीडियो गेम के अब विजुअल को लगा दे रहे हैं और चला दे रहे हैं, और इतने सेंसिटिव मुद्दे पर पाकिस्तान के एक धारी कोई नेता सीएनएन को इंटरव्यू दे रहे थे, तब उनसे पूछा गया कि आपने क्या करा? तो उन्होंने कहा हमने कुछ इंडिया के जहाज गिरा दिए। बोली कोई कंफर्मेशन तो कह रहा है, सोशल मीडिया से हमें पता चला है। तो क्या ऐसी स्थिति आप हमारी सरकार के लिए खड़ी करना चाह रहे हैं? आप 95% फेक न्यूज रात भर चलाएंगे, तो क्या दुनिया देखेगी नहीं? सुबह को वेरीफाई करके दुनिया ये नहीं कहेगी कि भारत के मीडिया ने 95% फेक न्यूज चला दी अपने ही सपोर्ट में? आप राकेश जी। 95 गलत, आप 95 का आंकड़ा गलत बता रहे हैं, मैं शुरू से 99% कह रहा हूँ। ठीक। कल रात को दिखाई गई जितनी खबरें हैं, उनमें से 99% फेक है, गलत है, झूठी है, निराधार है। सेना ने भी उनकी पुष्टि नहीं की है। मैं सिर्फ एक उदाहरण देकर अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। कल रात को दावा किया गया कि पाकिस्तान की 100 मिसाइलें हमने धराशायी कर दी, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने, हमारी मिसाइलों ने। एक साधारण सा सवाल उठता है कि अगर 100 मिसाइलें नाकाम की गई, तो उनका मलबा तो धरती पर कहीं गिरा होगा। कहाँ गिरा? जम्मू में, अखनूर में, पुंछ में, राजौरी में, श्रीनगर में, पहलगाम में, पामपोर में, कहाँ गिरा? आज इस बात का खुलासा हो गया है कि इतनी मिसाइलों का मलबा कहीं नहीं गिरा। कुछ तो गिरेगा, सब जलकर राख तो नहीं हो जाएगा। राख भी होगा तो राख भी धरती पर गिरेगी। ड्रोन भी अगर जलकर गिरेगा तो उसके भी कुछ ना कुछ टुकड़े मिल जाएंगे कहीं गिरे हुए। तो मेरा कहना यह है कि ये जो एसी स्टूडियो में बैठकर अपने बीजी बनाकर, बैकग्राउंड बनाकर, विजुअल्स बनाकर, ग्राफिक्स बनाकर, एआई से युद्ध का दृश्य बनाकर जो लोग भी ज्ञान बांट रहे हैं, इनको ये कल्पना नहीं है कि जो लोग सीमा पर रह रहे हैं, भारतीय सीमा की बात कर रहा हूं, मुझे पाकिस्तान की चिंता नहीं, हमारी सरहद पर रहने वाले, गांव गांव में, बस्तियों में, शहरों में रहने वाले लोग, और सीमा से बहुत दूर जम्मू और श्रीनगर तक, उधर बीकानेर, जैसलमेर, ये सब सीमावर्ती इलाके, इनमें जो लोग रह रहे हैं, जिन्हें हर पल मिसाइल गिरने का, बम गिरने का, सायरन सुनकर डर जाने का एहसास है, क्या उनकी इस भावनाओं का ख्याल नोएडा में बैठकर आपको है? आप जो यहाँ सायरन बजा रहे हैं अपने स्टूडियो में, असल में जब सायरन बजाए कल बीकानेर में और जैसलमेर में,
या जम्मू में या श्रीनगर में, तब लोगों पर क्या बीती होगी, इसकी कल्पना इन्होंने की है। जो लोग मारे गए पाकिस्तान और भारत की आपसी गोलाबारी में, पाकिस्तानी गोलाबारी से, गुरुद्वारे में ग्रंथी लोग मारे गए, पुंछ में 12 लोग मारे गए, बेकसूर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे। आपको उनकी जिंदगी का ख्याल भी नहीं है, आपको एहसास नहीं है उस डर का, उस दर्द का जो युद्ध की आशंका से उन क्षेत्रों में व्याप्त होता है। हम और आप तो बहुत दूर बैठे हैं। मैं तो ग्वालियर या भोपाल में अगर हूं तो बहुत मुश्किल है कि यहां तक पाकिस्तान की मिसाइलें या ड्रोन चले आए। लेकिन क्या आप उनका दर्द नहीं समझेंगे, जो हर दिन इस आशंका में जीते हैं कि कल उनके छत पर आकर कोई मिसाइल न गिर पड़े, कोई ड्रोन आकर बम न पटक जाए। तो मैंने जैसे शुरू में कहा था, ये लोग देश के, सरकार के, सेना के, समाज के असली दुश्मन हैं। इनको खारिज करने की जरूरत है। सबसे पहली जरूरत तो यह है कि देश के लोग इन्हें देखना बंद करें, इन पर विश्वास करना बंद करें। दूसरे, सरकार से उम्मीद की बात आपने कही थी, शायद प्रश्न मेरी तरफ से अधूरा रह गया उत्तर देना। हम किससे उम्मीद करें? खुद प्रधानमंत्री तो 2 दिन पहले जाकर फोटो खिंचवा रहे थे। वे सर्वदलीय बैठक में जाने के बजाय एक चैनल के कॉन्क्लेव में इन्हीं एंकरनियों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। वे क्या सजा देंगे? उनका तो हाथ उनकी पीठ पर और सिर पर है। जो प्रधानमंत्री 2-2 बार सर्वदलीय सभा में नहीं जा रहे, चुनावी सभाएं संबोधित कर रहे हैं, फिल्मी सितारों के, ओटीटी वालों के कार्यक्रम में जा रहे हैं, चैनल के कॉन्क्लेव में जा रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद की जाए कि वो कोई सजा देंगे? तो सजा तो इस देश की जनता दे सकती है। इस देश का असली जो दर्शक है, जो उनका उपभोक्ता भी है, वो अगर इन चैनलों को देखना बंद कर दे, इनको रिजेक्ट कर दे, इन्हें खारिज कर दे, इनका सब्सक्रिप्शन लेना बंद कर दे, हटा दे अपने घर के टेलीविजन चैनलों से और अपने मोबाइल में से, वही इनकी असली सजा होगी। और इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। सरकार न दे तो दर्शक और इस देश के नागरिक इन झूठे और नफरती चैनलों को सजा जरूर दें। अगर आज आपने इन्हें बख्श दिया तो कल आप पछताएंगे। इनकी झूठ और नफरत की सजा भुगतने के लिए देश को तैयार रहना होगा। जी शाकिर। राकेश जी, आखिर में ये कि क्या इस मीडिया को पिछले 10 सालों में प्रेस रिलीज दे दी जाती है, उसी को पढ़ने की आदत हो गई, स्क्रिप्ट जो सामने आ गई उसे देख के पढ़ दिया, उससे इधर ना सवाल ना उधर सवाल। क्या उस आदत की वजह से जंग खा गए ये लोग? इनको पता ही नहीं है कि बोलना क्या है, और अगर बिना स्क्रिप्ट के ने कैमरे के सामने खड़ा कर दिया जाए तो किसी एक शख्स की तारीफ के अलावा इनके पास कोई शब्द होते नहीं है। इसलिए इन्हें पता नहीं कि कहना क्या है और सुनना क्या है और सामने क्या असर हो रहा है। क्योंकि इन्होंने आज तक जो रिपोर्टिंग की या जो कुछ खबरें बताई, वो सामने सिर्फ एक शख्स को सुनाने के लिए बताई है। वो शख्स सुन ले और खुश हो जाए, बस यहीं तक नोएडा का मीडिया चलता रहा, और अब उन्हें पूरे देश को संबोधित जब करना है तो आदत छूट नहीं रही है। दूसरी बात ये है कि क्या नोएडा का जो ये मीडिया है, वक्त ये नहीं आ गया कि सरकार तय कर ले कि भाई अब अगर इससे ज्यादा की स्थिति खराब होती है, हम जो सरकारी मीडिया की बात करें, डीडी न्यूज की, तो उसको लेकर स्थिति तो और ज्यादा विकट नजर आ रही है, क्योंकि बहुत अभी करें। बकायदा केस हो गया एक एंकर के ऊपर इस मामले को लेकर। वहां तो स्थिति इससे भी ज्यादा, वो तो 2-4 कदम और आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, उनका शायद दम घुट रहा है तमाम बंदिशों के बीच में। तो ऐसी स्थिति में जो वैकल्पिक मीडिया है, जिसका जिक्र आपने सबसे पहले किया था, वैकल्पिक मीडिया को खामोश करना क्या इतना ज्यादा जरूरी है? क्या उसका कंटेंट इतना बिगड़ा हुआ है? क्या इन लोगों से बेहतर कंटेंट वो नहीं दे पा रहे हैं? देखिए, सरकार की चिंता अब वैकल्पिक मीडिया ही बचा है, क्योंकि तथाकथित मुख्यधारा का मीडिया तो पूरा सरकार के पाले में, उसके पक्ष में, उसकी गोद में। आपने स्क्रिप्ट लिखकर आने की बात कही, जैसा कि हम सब जानते हैं, लोग ऐसा मानते हैं, कई बार प्रमाणित हो चुका है कि इन चैनलों को बाकायदा सबसे बड़े दफ्तर से निर्देश मिलता है कि इस सब्जेक्ट पर डिबेट चलानी है, इस तरह की बात करनी है, और वो सब वही कर रहे हैं। सवाल पूछने की बात से मैं थोड़ा सा अलग बात कहूंगा। उन्हें मालूम है सवाल पूछना पत्रकारिता का धर्म, लेकिन सत्ता से सवाल नहीं पूछते, वे विपक्ष से सवाल पूछते हैं। वे राहुल गांधी से सवाल पूछते हैं, वे मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछते हैं, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, स्टालिन, इनसे सवाल पूछते हैं। पिछले 10 सालों में इनमें से किसी ने प्रधानमंत्री से, सरकार से, सत्ताधारी पार्टी से कोई सवाल नहीं किया। और किए भी तो कौन से? कि आप आम काट कर खाते हैं कि चूस कर खाते हैं? आप बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते हैं?
ऐसे सवाल पूछने वाले मीडिया के खिलाफ अब जनता को ही आवाज देना पड़ेगी, जनता को उठ खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि ये सुधरने वाला नहीं है। आपने बहुत सही उदाहरण दिया। जो सरकारी दूरदर्शन है, सरकारी माध्यम है, जो जनता के पैसे से चलता है, हमारे और आपके टैक्स से तनख्वाह मिल रही है वहां लोगों को, वहां का एक एंकर नेता प्रतिपक्ष की तस्वीर लगाकर गद्दार बता रहा है उसे। इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? क्या किया नेता प्रतिपक्ष ने? दुर्भाग्य तो ये इस विपक्ष ने तो सरकार से सवाल ही नहीं पूछे अभी तक, जबकि यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मुंबई हमले के समय मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जबकि उस समय ऑपरेशन चल रहा था, सरकार से सवाल पूछ रहे थे। बीजेपी ने 29 नवंबर को मुंबई हमले के तीसरे दिन एक विज्ञापन जारी कर दिया था, जिसमें मनमोहन सिंह की सरकार को कमजोर सरकार, नकारा सरकार बताया, और उसमें वोट मांगे गए थे। फाइट टेरर, वोट बीजेपी। 29 नवंबर 2008 को दिल्ली विधानसभा में मतदान था। जो पार्टी मुंबई अटैक के समय, जो देश के खिलाफ युद्ध था, फुल स्केल वॉर था, उस समय वोट मांग रही थी, केंद्र सरकार को कमजोर सरकार बता रही थी। आज का विपक्ष तो बहुत ही राजा बेटा है, बहुत ही सीधा साधा है, एकदम अल्लाह मियां की गाय है। वो तो सरकार को नकारा भी नहीं कह रहा, सवाल ही नहीं पूछ रहा, न विपक्ष विज्ञापन जारी कर रहा है सरकार के खिलाफ, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा। तब ये हालत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब नोएडा मीडिया को सबक सिखाना उतना ही जरूरी है जितना पाकिस्तान परस्त दहशतगर्दों को और पाकिस्तान को। जी, बहुत शुक्रिया राकेश जी, बोलता हिंदुस्तान को समय देने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया।